नमस्कार, वेलकम टू टेक अफेयर्स। मेरा नाम है सूरज और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इसरो के EOS-3 सैटेलाइट के बारे में जिसको अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया था और यह अनसक्सेसफुल रहा है, अपने ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाया है। जानेंगे आखिर इसका कारण क्या है, क्या समस्या आई थी। ऑल टुगेदर सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ पॉइंट मैं बता दूं जिन पर आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे। देखेंगे ये इतना चर्चा में क्यों था, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की बात करेंगे, इसके साथ ही हम EOS-3 और इसके सिग्निफिकेंस, इसके साथ ही EOS-1 की बात करेंगे। ऑल्सो हम जानेंगे ये GSLV के बारे में आखिर ये है क्या, और इसके साथ हम बात करेंगे फेलियर ऑफ GSLV F10, यानी जो GSLV F10 था इसके फेलियर के रीज़न क्या थे। ऑल्सो हम बात करेंगे जो अभी हमारे फ्यूचर मिशंस हैं उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, द हिंदू का एक आर्टिकल है, GSLV F10 फेल्स टू लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इनटू इंटेंडेड ऑर्बिट। और यहाँ पर द हिंदुस्तान टाइम का एक आर्टिकल है, मिशन कैन बी रीशेड्यूल्ड, स्पेस मिनिस्टर आफ्टर इसरो फेल्स टू पुट GSAT-1 इन ऑर्बिट। और अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सभी लेक्चर्स की PDF मिल जाएगी। ऑल्सो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, जहाँ पर आपको डेली बेसिस पर साइंस एंड टेक की अपडेट मिलती रहती हैं। अब बात कर लेते हैं ये इतना अभी चर्चा में क्यों था। अभी हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को लॉन्च के दौरान एक महत्वपूर्ण अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी EOS-3 के नुकसान का सामना करना पड़ा है, जब इसे ले जाने वाला GSLV रॉकेट लिफ्ट ऑफ से लगभग 5 मिनट की दूरी पर खराब हो गया था। अभी समझेंगे मैं इसका प्रॉपर रीज़न क्या था, क्यों खराब हुआ। उससे पहले हम जान लेते हैं कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होती क्या है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी से लैस एक सैटेलाइट होती हैं। पृथ्वी अवलोकन यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन पृथ्वी की भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रणालियों के बारे में जानकारी कलेक्ट करता है। कई अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को सनसिंक्रोनस ऑर्बिट में रखा जाता है। इसरो द्वारा इससे पहले लॉन्च किए गए अन्य अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट में रिसोर्ससैट 2, 2A, कार्टोसैट 1, 2, 2A, 2B और रीसैट 1 और 2, ओशनसैट 2, मेगाट्रॉपिक्स सरल और स्कैटसैट 1, इनसैट 3DR और 3D शामिल हैं। और यहाँ पर आप इमेजेस देख सकते हैं जो सैटेलाइट अभी लॉन्च किया गया था EOS-3 जो कि अनसक्सेसफुल रहा है, वो यहाँ पर है, आप इस इमेज में देख सकते हैं। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। जैसे देखिए, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट जो होता है वह कहाँ पर स्थित होता है। आप देख सकते हैं ना, ये अर्थ है और ये जो रेड कलर की डॉटेड लाइन है ये है जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। अब देखिए क्या होता है कि जब सैटेलाइट को अर्थ से लॉन्च किया जाता है तो ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में पहुंच जाता है, क्योंकि देखिए इस तरीके से अगर जाएगा तो उस पर प्रेशर तो काफ़ी पड़ता ही है और ऊर्जा जो हमारे रॉकेट हैं उनकी भी काफ़ी ज़्यादा, फ्यूल की भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो किया ये जाता है कि देखिए अर्थ जो है ना, अर्थ के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ करके और कम ईंधन की सहायता से ये हमारा जो रॉकेट है ये इसको पहुंचाया जाता है जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में। जब यहाँ से इसको अर्थ से लॉन्च किया जाता है तो क्या होता है कि धीरे धीरे देखिए कुछ इस तरीके से ये जो सैटेलाइट है इलिप्टिकल ऑर्बिट में यानी दीर्घवृत्तीय कक्षा में धीरे धीरे चक्कर लगाते फाइनली ये पहुँचता है जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में। और यहाँ पर इस फिगर में आप इसे पॉज कर पढ़ भी सकते हैं कि अभी के लिए प्रेजेंट टाइम में कौन सा सैटेलाइट कहाँ पर स्थित है, कितनी दूरी पर स्थित है, सब कुछ, इसका रेडियस क्या है ना, और हाइट एवं सी लेवल सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए ISS कहाँ पर है, हबल कहाँ पर है, इरिडियम कहाँ पर है, बायडू चाइना का कहाँ पर है, ग्लोनास रशिया का, GPS, सबकी हाइट, सबकी प्रॉपर लोकेशन यहाँ पर मैंने मेंशन करी है, आप यहाँ पर पॉज करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं EOS-03 की आखिर ये है क्या। यह पूरे देश की प्रतिदिन 4 से 5 बार इमेजिंग यानी इमेज क्लिक करने के में सक्षम था। यह एक GSLV रॉकेट GSLV F10 पर सवार था, जिसमें एक नया पेलोड कैरियर जिसे एरोडायनामिक ड्रैग को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया था और इस प्रकार की यह बड़े पेलोड ले जाने में सक्षम था। रॉकेट को जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट में सैटेलाइट को जमा करना था, जहां से सैटेलाइट की जहाज पर प्रपल्शन सिस्टम इसे भू स्थिर कक्षा में निर्देशित करती, जो पृथ्वी की सतह से करीब 36,000 किलोमीटर दूर था। इसके साथ ही जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट पृथ्वी के भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से लगभग 35,900 किलोमीटर ऊपर स्थित एक गोलाकार कक्षा है और
इसकी अवधि और दिशा पृथ्वी के घूर्णन के समान होती है। इस कक्षा में एक वस्तु घूमती हुई पृथ्वी के सापेक्ष स्थित प्रतीत होती है। इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो EOS-03 पृथ्वी अवलोकन यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स की एक नई पीढ़ी का हिस्सा है। देश के बड़े हिस्से की लगभग रियल टाइम इमेजेस यह प्रदान करने में सक्षम था। इमेजेस का उपयोग बाढ़, चक्रवात, जल निकायों, फसलों, वनस्पति और वन आवरण जैसी प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए किया जाना था। EOS-03 को EOS-2 से पहले भेजा जा रहा था, जिसे कोविड-19 महामारी के कारण डिले किया गया था। काफ़ी बार डिले किया गया था। आई होप आपको इन सभी के बारे में पता होगा। EOS-02 को इस साल मार्च-अप्रैल के आसपास लॉन्च किया जाना था, लेकिन अब इसे सितंबर-अक्टूबर के लिए रीशेड्यूल कर दिया गया है। EOS-2 को इसरो के SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट पर सवार होना था। SSLV इसरो की वर्तमान रॉकेट रेंज का विस्तार करेगा, जिसमें PSLV और GSLV शामिल हैं, और स्मॉल कमर्शियल सैटेलाइट के लॉन्चिंग की बढ़ती मांग को भी पूरा करेगा। अब बात कर लेते हैं EOS-1 की। नवंबर 2020 में इसरो ने EOS-1 लॉन्च किया था, जो नए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स की सीरीज़ में पहला था, जिसमें एक नया सामान्य नामकरण प्रणाली यानी न्यू जेनेरिक नेमिंग सिस्टम है। इसे भारत की तीसरी पीढ़ी के प्रक्षेपण यान यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसका अगर मेन पर्पस की बात करें तो इसको एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज किया जाना था। अब बात कर लेते हैं GSLV की। GSLV एक अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है, जिसे इसरो द्वारा डिज़ाइन, विकसित और संचालित किया जाता है ताकि सैटेलाइट्स और अन्य अंतरिक्ष वस्तुओं को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च किया जा सके। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स को उसी दिशा में कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है जिस दिशा में पृथ्वी घूम रही होती है, और उनका कोई भी झुकाव हो सकता है। GSLV में PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की तुलना में कक्षा में भारी पेलोड ले जाने की क्षमता भी होती है। यह स्ट्रैप ऑन मोटर्स के साथ 3 चरणों वाला लॉन्चर है। अभी मैं आपको प्रॉपर फिगर में बताता हूँ किस तरीके से होता है, और आप यहाँ पर पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं GSLV F10 और GSAT के बारे में, और इम्पॉर्टेंट डिटेल जो हैं जैसे डिप्लॉयड स्पेसक्राफ्ट व्यू इसका कैसा होता है, और स्टोव स्पेसक्राफ्ट व्यू। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं सेलेंट फीचर में इसके ओरिएंटल स्लॉट, लिफ्ट ऑफ मास कितना था इसका, पावर जनरेशन इसकी कितनी थी। इसके साथ ही यहाँ पर पेलोड इमेजिंग सेंसर जो लगे हैं उनके बारे में। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको थोड़ा इस सैटेलाइट के बारे में बताता हूँ GSLV F10 यानी GSAT-1 के बारे में। यहाँ पर देखिए, ये है पूरा सैटेलाइट। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेज में आता है GS1, और इसकी हाइट है 20.6 मीटर, डायमीटर दिया है। प्रोपेलेंट इसमें HTBP यूज किया गया है। लिफ्ट ऑफ मास ये है, प्रोपेलेंट मास इसका प्रॉपर सब कुछ आप यहाँ पर पॉज करके क्लियरली पढ़ सकते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये है इसका लिक्विड बूस्टर, ये जो यहाँ पर देख रहे हैं प्रोपेलेंट है। और ये जो इसकी सेकंड स्टेज है, इसमें आप भी देख सकते हैं कौन कौन से बूस्टर किस किस फ्यूल का यूज किया गया है। फाइनली जो हमारी थर्ड स्टेज है यानी क्रायोजेनिक स्टेज जो है, क्रायोजेनिक अपर स्टेज, इसी में प्रॉब्लम आई थी। हुआ ये था कि देखिए, पहली स्टेज जो है ये प्रॉपर काम करी, दूसरी स्टेज भी प्रॉपर इग्नाइट हुई, काम की, लेकिन जब क्रायोजेनिक अपर स्टेज की बारी आई तो ये इग्नाइट ही नहीं हो पाया, यानी प्रज्वलित ही नहीं हो पाया, जिस वजह से ये मिशन हमारा फेल कर गया था। ऑगी पेलोड फेयरिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहीं पर है हमारा सैटेलाइट, यहीं पर इसे रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कि किस तरीके से इसको प्रॉपर इसकी लॉन्चिंग की जानी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर स्ट्रैप ऑन इग्निशन एंड कोर स्टेज इग्निशन होता पहले स्टेज में, और दूसरे स्टेज पर यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, सेकेंड स्टेज इग्निशन और फर्स्ट स्टेज का सेपरेशन होता है यहाँ पर। उसके बाद पेलोड फेयरिंग सेपरेशन, उसके बाद सेकेंड स्टेज सेपरेशन, और CUS यानी क्रायोजेनिक अपर स्टेज इग्निशन होता है यहाँ पर, जो कि नहीं हुआ, जिस वजह से ये पूरा का पूरा मिशन फेल कर गया। और यहाँ पर आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं इसके बारे में, प्रॉपर किस टाइम पर कौन सा इवेंट होना था, क्या किसकी वेलोसिटी थी, एल्टीट्यूड कितना था, हर एक चीज़। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं GSLV F10 के फेल्योर के रीज़न की। तरल ईंधन स्ट्रैप ऑन बूस्टर रॉकेट को ज़मीन से ऊपर उठाने के लिए आवश्यक यानी अतिरिक्त थ्रस्ट प्रदान करके उपग्रह का प्रक्षेपण शुरू करते हैं। फिर एक ठोस ईंधन पहले चरण के बाद दूसरा तरल यानी लिक्विड ईंधन का स्टेज जो है शुरू होता है। ये 2 चरण अपेक्षित रूप से संचालित हुए थे।
यह रॉकेट का महत्वपूर्ण तीसरा चरण था जो स्वदेशी रूप से निर्मित क्रायोजेनिक अपर स्टेज का उपयोग करता था, जो तब प्रज्वलित करने में विफल रहा था। क्रायोजेनिक स्टेज अत्यंत कम तापमान पर प्रोपेलेंट के उपयोग और संबंधित थर्मल और संरचनात्मक समस्याओं के कारण ठोस या पृथ्वी भंडारण योग्य तरल प्रोपेलेंट चरणों की तुलना में तकनीकी रूप से एक बहुत ही जटिल प्रणाली है। इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं फ्यूचर मिशंस पर इसके इम्पैक्ट की। यह दूसरा प्रक्षेपण था। इसरो ने 2021 के लिए इसे लाइन में खड़ा कर दिया था, जिसे मूल रूप से मार्च 2020 के लिए निर्धारित किए जाने के बाद कई देरियों का सामना करना पड़ा था कोविड-19 के कारण। इसका सफल मिशन, और इसमें कई सारे टेक्निकल ग्लिचेस भी आए थे जिस वजह से इसे पोस्टपोन किया गया था। इसका सफल मिशन फरवरी में था, जो ब्राज़ील का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अमेजोनिया 1 और 18 को पैसेंजर सैटेलाइट इसमें शामिल थे। विफलता 2017 से इसरो द्वारा लगातार 16 सफल प्रक्षेपणों की श्रृंखला को यह तोड़ती है। 2020-21 के लिए उपग्रहों की योजना बनाई गई थी, जिसमें ओशनसैट 3, जीसैट-2, डीसैट-2A आदि शामिल हैं। इन मिशनों की अनुमानित लागत 701.5 करोड़ रुपए थी। गगनयान और चंद्रयान 3 जैसे मिशंस GSLV Mk3 Mark 3 पर लॉन्च किए जाएंगे। GSLV रॉकेट का एक अधिक उन्नत संस्करण, जिसे अंतरिक्ष में अधिक भारी पेलोड ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। यह निसार मिशन के लिए एक चिंता का बड़ा कारण है, जो ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के लिए नासा और इसरो के बीच अपनी तरह का पहला सहयोग था। निसार, जो 12 दिनों के चक्र में पूरी पृथ्वी की निगरानी के लिए 2 सिंथेटिक अपर्चर रडार का उपयोग करेगा। अभी तक GSLV Mark 2 रॉकेट को शामिल करने वाला सबसे महत्वपूर्ण यह मिशन था। और फाइनली आप यहाँ पर कुछ इमेजेस देख सकते हैं जो कि इस लॉन्च के दौरान ली गई थी। ये हमारा फर्स्ट स्टेज है इस रॉकेट का, और यहाँ पर पूरा रॉकेट आप देख सकते हैं किस तरीके से है। और यहाँ पर भी ये सैटेलाइट है हमारा, और ये रॉकेट का फाइनल स्टेज जहाँ पर इस रॉकेट को रखा जाना था। और जाते जाते आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करिए इसे। आप इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपको इसका आंसर मिल जाएगा इस PDF में, आप टेलीग्राम से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन है, What happened to the speed of satellite if the height of the satellite orbit is increased? यानी अगर जो सैटेलाइट है उसकी ऑर्बिट को अगर हम बढ़ा दें, उसकी ऑर्बिट को इंक्रीज़ कर दें, तो सैटेलाइट की स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 4 ऑप्शन है आपके पास, इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा, रिमेन द सेम, या फिर कुछ भी हो सकता है। आप अपना राइट आंसर दीजिए कमेंट में, आपको इसका आंसर मिलेगा इस PDF में। और अगर आपको इस लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके साथ ही आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल जैसे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, जहां पर आपको डेली बेसिस पर साइंस एंड टेक की अपडेट मिलती रहती हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।